हे एवरीवन गाइस, मोमो एक्सप्लेन चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है क्योंकि यूट्यूब के अकॉर्डिंग हमारे चैनल ने कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट की थी। लेकिन कई बार यूट्यूब से ईमेल और चैट पर बात करने पर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला और वो इस बात को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर में मेरी कौन से वीडियो ने कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट की है। मैं काफ़ी दिन से रोज़ ट्राई कर रही हूँ कि हमारा चैनल वापस आ जाए, लेकिन अब चैनल वापस आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही। इसलिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है किटी एक्सप्लेन। तो गाइस प्लीज़ आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, जैसा कि आपने मोमो एक्सप्लेन चैनल को किया था। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मैं उसे मेंशन कर दूंगी। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में हम चिनियन को देखते हैं जिसे अभी भी प्रोफेसर जी पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सच में उससे प्यार करते हैं और उन्होंने अपना लव कन्फेस कर दिया है। इसीलिए वो अपने दोस्तों से एडवाइस मांगती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो लोग उसे बोलते हैं कि उसे खुद ही जाकर प्रोफेसर जी से कंफर्म करना चाहिए। चिनियन अब अगले दिन प्रोफेसर जी के घर जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आपने मेरा लव इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपके पीछे पड़ी हुई थी और आपको मुझ पर तरस आ गया। वो प्रोफेसर जी को इसके अलावा और भी बहुत सारी बकवास बातें कहती है जो सुनकर उनको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो उसे साफ साफ बोल देते हैं कि लव कन्फेस करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनकर चिनियन खुश हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। चिनियन अब इस सीन को भी अपनी कॉमिक में ऐड कर देती है। तभी उसके पास प्रोफेसर जी आते हैं और जब भी दोनों किस करने ही वाले थे उसी वक्त वहाँ पर शिव आ जाती है जो कि इन दोनों को ऐसे देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। फिर वो प्रोफेसर जी को बताती है कि वो चिनियन की कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है और उनको बहुत सारे कपल सेट्स देकर वहाँ से चली जाती है जिनको चिनियन खुद तो ट्राई करती है और साथ में प्रोफेसर जी को भी करवाती है। जिसके बाद हम लूशिंगवो को देखते हैं जो कि अभी भी सिकी के ख्यालों में डूबी हुई थी और उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। फिर हम सिकी को देखते हैं जो कि अपने फैन क्लब कैफे में जाता है और वहाँ वो सभी से अपनी दुख भरी दास्तां शेयर करता है, लेकिन सभी लोग तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। अब जब ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं कि लूशिंगवो तो इस कैफे के बाहर ही सिकी का वेट कर रही है क्योंकि वो उसे कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी और उसने उसकी लोकेशन को भी ट्रैक कर रखा था। अंदर जब सभी लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं तभी सिकी की एक फ्रेंड को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, जो देखकर सिकी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसलिए वो फटाफट से लूशिंगवो को मदद के लिए कॉल लगाता है और क्योंकि वो तो बाहर ही थी इसलिए वो फटाफट से अंदर आ जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि सिकी ने तो उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि उसकी फ्रेंड को लेबर पेन हो रहा है, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। पर सिकी की फ्रेंड वहाँ पर लूशिंगवो को देखकर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले तुम्हारी शक्ल देखे, इसलिए मैं तुम्हारी कार में नहीं जाऊंगी। जो सुनकर लूशिंगवो को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो सिकी के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब रात में लूशिंगवो सिकी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाती है जहाँ कार से उतरने से पहले सिकी उसे थैंक यू बोलता है। ये सुनकर लूशिंगवो को काफी गुस्सा आता है क्योंकि एक तो उसने उसके लिए इतनी सारी बातें सुनी और वो सिर्फ उसे थैंक यू भूल कर जा रहा था। वो उसे बोलती है कि क्या तुम कल रात की सारी बातें भूल गए हो या फिर सिर्फ भूलने का नाटक कर रहे हो। सिकी बोलता है कि मैं तो होश में नहीं था, इसलिए जरूर सब कुछ तुम्ही ने किया होगा। जिस बात पर लूशिंगवो उसे कल रात की सारी फोटोज दिखाने लगती है जो देखकर सिकी तो बेचारा काफी एम्बैरस हो जाता है और बोलता है कि हे भगवान, ये सब देखने से पहले तुमने मुझे उठा क्यों नहीं लिया। लूशिंगवो बोलती है कि अरे ऐसे कैसे उठा लेते, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा बच्चा तो अपने बाप को खो ही देगा। जो सुनकर सिकी उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। पर लूशिंगवो उसे बोलती है कि तुम सच में बेवकूफ हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने की कोशिश कर रही हूँ और चलो एक दूसरे को डेट करते हैं। लेकिन सिकी उसे साफ साफ मना कर देता है। तो लूशिंगवो कहती है ठीक है, तो फिर मैं ये सारी फोटो चिनियन को भेज दूंगी। सिकी उसे बोलता है कि तुम मेरे टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं हो। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब से तुम्हें अपना फोन 24 घंटे ऑन रखना होगा। और चलो अभी आज के किस का भी टाइम हो गया है, पहले हम चीक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर सिकी गाड़ी से बाहर निकल जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो लूशिंगवो उसे उन दोनों की कल रात वाली फोटो भेज देती है और बोलती है कि मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी फोटोज हैं, जो देखकर सिकी को बहुत ही गुस्सा आता है। इसलिए वो लूशिंगवो को एग्रेसिवली किसिंग करके बोलता है कि अब ये तो एक वीक के लिए काफी होगा ना, और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। पर लूशिंगवो को उसे ऐसे किस नहीं करना था और उसका मुंह देखने लायक होता है। अगले दिन हम शिव को देखते हैं जो कि शाओजू की कंपनी में काम कर रही होती है, जहाँ वो उसे डिस्कस करती है कि आजकल सिकी कुछ ज्यादा अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पा रहा है और उसका स्टाइल भी काफी बदल चुका है। इस सब के बारे में वो चिनियन से भी डिस्कस करती है, पर चिनियन को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। शिव उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और प्रोफेसर जी की डेटिंग के बारे में सिकी को पता है। तो चिनियन कहती है कि इस सब का उसके काम से क्या लेना देना। शिव अब यहाँ उसे बता देती है कि या तुम्हें नहीं पता कि सिकी तुम्हें लाइक करता है। दूसरी तरफ हम सिकी को देखते हैं जो कि कॉमिक के रोमांटिक सीन्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे प्रोफेसर जी और चिनियन का वो किसिंग सीन याद आ जाता है
जिससे वो काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाता। तभी उसे लू शिंगवू का मैसेज आता है, जो देखकर उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। इसी बीच हम लू शिंगवू को देखते हैं, जो कि सीकी को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और सिर्फ उसी के बारे में सोचे जा रही थी। तभी उसे सीकी मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, जो देखकर वो तो काफी खुश हो जाती है। फिर वो उससे मिलने के लिए पहुंचती है और पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर देती है, लेकिन सीकी उसे उठाकर पटक देता है। अब क्योंकि यहाँ पर सीकी की गलती थी, इसलिए लू शिंगवू के कहने पर उसे गोद में उठाकर बिठाना पड़ता है। यहाँ अब सीकी ड्राइंग करने की कोशिश करता है। तभी लू शिंगवू उसे बोलती है कि चलो किस का टाइम हो गया है। सीकी उसे बोलता है कि मैंने तो तुम्हें 1 वीक के लिए किस कर दिया था। लू शिंगवू बोलती है कि तुम्हारी पुअर किसिंग स्किल से वो सिर्फ 1 ही दिन चलेगा। अब लू शिंगवू तो उसे किस करने के लिए पाउट फेस बना लेती है और सीकी भी उसे किस करने ही वाला होता है, पर वो उसे पूछ लेता है कि तुम्हारे पास कितनी फोटोज हैं। तो लू शिंगवू उसे झूठ बोल देती है कि मेरे पास 500 फोटोज हैं और एक किस के बदले 1 फोटो डिलीट होगा। तो सीकी उसे बोल देता है कि भूल जाओ, फिर ये सब कभी नहीं होने वाला। वही हम शियू को देखते हैं, जो चीनियान से कॉमिक की आगे की स्टोरी के बारे में पूछती है, पर चीनियान ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था कि वो आगे क्या लिखेगी और वो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए सीकी को कॉल लगाती है। तो वो उसे बोलता है कि आगे की कहानी रोमांटिक होनी चाहिए, तभी लोग इसे आगे देखना पसंद करेंगे। अब जब लू शिंगवू कुकी खा रही थी तो सीकी उसके हाथ से वो छीन लेता है, जिससे लू शिंगवू की लिपस्टिक खराब हो जाती है। तो सीकी उसे उसकी वही वाली लिपस्टिक वापस कर देता है, जो कि उसने पहले खराब की थी। लू शिंगवू उसे अब खुद वो लिपस्टिक लगाने को बोलती है, पर सीकी के हाथ कांपने लगते हैं। तो लू शिंगवू उसे बोल देती है कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो जो कि तुम्हें हर्ट करे, लेकिन सीकी कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। इसीलिए वो उसे साफ साफ बोल देती है कि भला तुम चीनियन और प्रोफेसर जी की इंटीमेट सीन को क्यों ड्रॉ कर रहे हो, जब तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो। सीकी उसे बोलता है कि ये मेरी जॉब है और ये बोलकर फिर से ड्राइंग करने लग जाता है। इसी बीच हम चीनियन को देखते हैं, जो कि बहुत दिनों बाद अपने अपार्टमेंट में आई होती है, जहाँ वो सीकी के बिखरे हुए ड्राइंग्स देखती है, जिसमें वो उसके और प्रोफेसर जी के किसिंग सीन को ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि शियू सही बोल रही थी। फिर हम सीकी को देखते हैं, जिससे कि लू शिंगवू उसके घर के बाहर छोड़ने के लिए आई होती है और वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे इस हालत में चीनियान के लिए कॉमिक्स ड्रॉ करना नहीं चाहिए। इससे वो चीनियान की मदद नहीं कर पाएगा और ना ही वो कभी भी अच्छी कॉमिक ड्रॉ कर पाएगा। सीकी बोलता है कि तुम ये सब मुझे बोलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक खिलौने की तरह हूँ, जिसे जब तुम चाहे यूज करो। ये सब बोलकर सीकी जाने लगता है। तभी लू शिंगवू उसे रोककर बोलती है कि अगर मुझे तुम्हारा यूज ही करना होता तो वो मैं कब का कर चुकी होती और मेरी कंपनी में भी काफी सारे हैंडसम एम्प्लॉयज हैं, तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती। सीकी बोलता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। लू शिंगवू उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर छोड़ो, इस सब का कोई फायदा नहीं है। ये सब बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और सीकी, जो ये सुनकर एकदम शॉक था, वो उसके पास आकर उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या अभी जो तुमने कहा वो सच है। तो लू शिंगवू उसे गुस्से में मना कर देती है और बोलती है कि उस रात भी हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, आज से तुम आजाद हो और मैं तुम्हें अब कभी भी परेशान नहीं करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सीकी अब जब अपसेट होकर अपने घर पहुंचता है तो वहाँ वो चीनन को देखकर हैरान रह जाता है। चीनन उसे बोलती है कि हमने काफी टाइम से एक साथ डिनर नहीं किया है, तो क्या आज हम साथ में डिनर करें और मैं हॉटपॉट बनाऊंगी, जिस पर सीकी मान जाता है। अब ये दोनों रात में साथ में डिनर करने लगते हैं और सीकी यहाँ पर जबरदस्ती स्पाइसी हॉटपॉट खाया जा रहा था, जबकि उसे स्वीट चीज ज्यादा पसंद थी। ये देखकर चीनन उसे बोलती है कि तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए जो तुम्हें पसंद ना हो, पर सीकी बोलता है कि अरे नहीं, हॉटपॉट बहुत ही अच्छा है, मैं इसे खा लूंगा। चीनन अब काफी सीरियस होकर उसे बोलती है कि हमें कभी कभी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि इससे किसी को भी ज्यादा तकलीफ ना हो। सीकी उसे बोलता है कि अरे तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, सिर्फ एक हॉटपॉट ही तो है। चीनियन उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अब से तुम्हें मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है तो। जो सुनकर सीकी वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि चीनियन क्या कहना चाहती है। चीनियन उसे सीधा सीधा बोल देती है कि अब से तुम्हें ड्रेस फॉर द ब्यूटी कॉमिक के लिए काम करने की जरूरत नहीं है और आज से हम दोनों पार्टनर्स नहीं हैं। जो सुनकर सीकी काफी अपसेट होता है और अपना सर उठाकर चीनियन को देख भी नहीं पाता। जिसके बाद हम लू शिंगवू को देखते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर शाओजू के पास जाती है और उसे बोलते हैं कि तुम्हें चाहे जितनी भी पैसे चाहिए हो, मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे सीकी चाहिए। तो यहाँ शाओजू उसे बताता है कि सीकी तो 1 घंटे पहले ही रिजाइन करके चला गया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो सुनकर लू शिंगवू उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सीकी बहुत ज्यादा अपसेट होगा। जहाँ रास्ते में चीनन उसे कॉल करती है और उसे सीकी का ध्यान रखने के लिए बोलती है और उसे सीकी का सपना पूरा करने के लिए बोलती है। लू शिंगवू उसे बोलती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। तो चीनियान कहती है कि यही सही टाइम था, क्योंकि अगर मैं बाद में ऐसा करती तो शायद सीकी संभल भी नहीं पाता और उसे और भी ज्यादा दुख होता। लू शिंगवू अब जब अपने घर पहुंचती है तो वहाँ वो बाहर सीकी को बहुत ही अपसेट बैठा हुआ देखती है, जिसने शायद ड्रिंक की हुई थी। और वो लू शिंगवू से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा पेन कहाँ पर है, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे वो चीनियान ने दिया था।
लूशिंग बोलती है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता और अगर वो पेन तुम्हें मिल गया तब भी तुम चीनियन के साथ दोबारा से काम नहीं कर पाओगे। फिर वो सीकी को बोलती है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। ये बोलकर वो उसे घर के अंदर लेकर जाने लगती है। अब जैसे वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी तभी सीकी उसे खींचकर दीवार के पास ले आता है, जो देखकर लूशिंग वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी होश में नहीं हो और जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। सीकी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लूशिंग हो और उसे किस करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे किस नहीं करती तो सीकी उसे खुद ही किस कर देता है। अगली सुबह हम चीनियन को देखते हैं जो कि रात में प्रोफेसर जी के ऑफिस में ही सो गई थी। तभी प्रोफेसर जी उसके लिए एक हैंगओवर ड्रिंक लेकर आते हैं और यहाँ हमें रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कल चीनियन रात में ड्रिंक करके काफी रो रही थी क्योंकि उसे सीकी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। तो प्रोफेसर जी उसे समझाते हैं कि उसने जो कुछ भी किया वो सही था और ये सब करना सीकी के लिए और उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। प्रोफेसर जी की अभी एक मीटिंग होने वाली थी, इसीलिए वो चीनियन को टेबल के नीचे छुपा लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। तभी एक फाइल नीचे गिर जाती है जिसे उठाने के बहाने प्रोफेसर जी चीनियन को किस कर देते हैं और यहाँ चीनियन की फैंटेसी कंप्लीट हो जाती है जब वो चाहती थी कि प्रोफेसर जी उसे टेबल के नीचे बैठकर किस करे। जिसके बाद हम लूशिंग को देखते हैं जो जब सुबह उठती है तो अपने सामने सीकी को देखती है और उससे पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूशिंग जब बाहर जाती है तो देखती है कि सीकी ने उसके लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था और ये सब देखकर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर सीकी को अचानक क्या हो गया है। सीकी अब कल रात के बारे में बात करने ही वाला था पर लूशिंग उठ के जाने लगती है तो सीकी उसे रोकता है और डायरेक्टली बोलता है कि आज से मैं तुम्हें डेट करूंगा। जो सुनकर लूशिंग खुश तो बहुत होती है लेकिन शो ऑफ नहीं करती और उसे बोलती है कि तुम्हें मैच्योर होने की एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। ये सब बोलकर लूशिंग फिर से जाने लगती है तो सीकी उसे फिर से रोकता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। लूशिंग उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो तो सीकी बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। लूशिंग बोलती है कि थैंक यू वेरी मच, एक ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए खुद को फोर्स करने के लिए जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये बोलकर लूशिंग फिर से जाने लगती है तो सीकी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें हेट भी नहीं करता, मतलब कि 50-50 सिचुएशन है और तुम सच बताओ क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो। तो लूशिंग बोलती है कि और नहीं तो क्या। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर के बाहर लेकर जाती है और बोलती है कि आज से तुम और मैं स्ट्रेंजर्स है और हम कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो उसे दरवाजा बंद कर देती है और सीकी बोलता है कि देखना अब तुम मैं क्या करता हूँ। वहीं जब चीनियन ऑफिस में होती है तभी लिनी उसके पास आकर बोलती है कि तुम तो वही हो ना प्रोफेसर जी की फेक गर्लफ्रेंड। तो चीनियन उसे बोल देती है कि अब मैं फेक नहीं बल्कि उनकी रियल गर्लफ्रेंड हूँ। लिनी बोलती है कि तुम ची फैमिली से बिलोंग करती हो ना और वो उसके होम टाउन का नाम भी बता देती है। जो सब सुनकर चीनियन उससे हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। लिनी उसे बोलती है कि अच्छा तो वो तुम हो, इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोफेसर जी ने काफी सैक्रिफाइस किया है। चीनियन अब उसे साफ साफ बातें करने को बोलती है तो लिनी बोलती है कि ये सब तुम खुद ही प्रोफेसर जी से जाकर पूछ लेना और तुम्हें अजीब नहीं लगता कि वो एकदम से तुमसे इतना अच्छे से बिहेव करने लग गया। चीनियन के मन में अब प्रोफेसर जी के लिए शक पैदा हो जाता है और जब प्रोफेसर जी उसे लंच पर लेकर जाते हैं तो चीनियन का वहाँ भी मन नहीं लग रहा था। प्रोफेसर जी उसे बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अमेरिका जाने वाले हैं, इसलिए वो जाने से पहले उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब घर पर भी जब ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं तो सब जगह रोमांटिक सीन्स ही चल रहे थे, जो देखकर प्रोफेसर जी भी चीनियन के क्लोज आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे दूर होकर बैठ जाती है और बार बार चैनल चेंज करने लगती है। अगली सुबह चीनियन प्रोफेसर जी के ऑफिस जाकर लियू से एक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मांगती है लेकिन वो उसे बताता है कि ये प्रोजेक्ट काफी सीक्रेट है, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रोफेसर जी के पास ही है। जो सुनकर तो चीनियन को और भी ज्यादा शक हो जाता है और वो प्रोफेसर जी के कैबिन में छानबीन करने लगती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी नज़र डस्टबिन में जाती है जहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे और जब वो उन्हें उठाकर देखती है तो उसमें एक प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन था जिसमें उसके फादर का नाम भी था और उस पर मई की डेट मेंशन थी। जो देखकर चीनियन सोचने लगती है कि तब तो मैं प्रोफेसर जी से मिली भी नहीं थी और उसे याद आता है कि जब वो प्रोफेसर जी से मिली थी तब उसने मेंशन किया था कि उसके फादर भी एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट हैं। इसलिए वो सोचने लगती है कि प्रोफेसर जी को जरूर उसके फादर से कोई ना कोई काम होगा, इसलिए वो उसे डेट कर रहे हैं। चीनियन अब जब ये सब कुछ सोच ही रही थी तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है, इसलिए वो कैबिन के बाहर साइड में छुप जाती है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर जी कुछ काम के लिए अपने कैबिन में आए होते हैं। तभी उसे किसी लड़की का कॉल आता है जो कि उसे फ़ोन पर बेबी कहकर बुलाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए आऊँगी। तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास अमेरिका में काफ़ी दिन होंगे साथ में स्पेंड करने के लिए। जो सारी बातें सुनकर चीनियन का शक यकीन में बदलने लगता है कि प्रोफेसर जी उसे चीट कर रहे हैं।
जिसके बाद हम लूशिंग वू को अपने ऑफिस में देखते हैं, जो कि आज एक नई कार्टूनिस्ट से मिलने वाली थी। और ये कार्टूनिस्ट कोई और नहीं बल्कि सीकी था, जिसे देखकर लूशिंग वू वहाँ पर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सीकी उसे बोलता है कि पहले तुम मुझे हायर करना चाहती थी और अब मैं खुद तुम्हारे पास आ गया हूँ, तो क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ अब काम करने वाला हूँ। ये सब बोलते बोलते वो उसके रूम की सारे कर्टेन्स क्लोज कर देता है और उसके करीब आने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर जन आ जाता है तो ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और वो लूशिंग वू को आज ऑफिस में होने वाली पार्टी के बारे में बताता है। तो लूशिंग वू उसे बताती है कि ये हमारा नया एम्प्लॉय है सीकी। इसी बीच हम चिनियन को देखते हैं, जो कि लगातार 3 दिन से ऑफिस में काम किए जा रही थी, क्योंकि प्रोफेसर जी के जाने के बाद वो बहुत ही सैड थी और ठीक से खाना वगैरह भी नहीं खा रही थी। तभी हम सीकी को देखते हैं, जो कि चिनियन के ऑफिस कॉल करके उसके बारे में पूछ रहा होता है, जिसे ऐसा करता हुआ जब लूशिंग वू देखती है तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सीकी सिर्फ चिनियन को बुलाने के लिए उसके साथ डेट कर रहा है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम फिर से चिनियन को ऑफिस में देखते हैं, जो कि बहुत ही परेशान थी, जिसे इस तरह परेशान देखकर शियो, साओजो और जोशी तीनों उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है, क्या वो प्रोफेसर जी की वजह से परेशान है। तो चिनियन उन्हें बता देती है कि शायद प्रोफेसर जी उसे चीट कर रहे हैं और यहाँ वो अपने साथ उस लड़की की वॉइस रिकॉर्डिंग का ग्राफ भी लेकर आई थी, जिसे देखकर वो अज्यूम करने लगती है कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और अमीर होगी। और शाओजो भी उसे परेशान करने के लिए बोल देते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, जबकि उसे तो सब कुछ पता था। शियो उसे एडवाइस करती है कि उसे प्रोफेसर जी को कॉल करके सब कुछ पूछ लेना चाहिए। तो चिनियन बताती है कि मैंने कई बार कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। तो शियो कहती है कि तब तो ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जो सुनकर बेचारी चिनियन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो उसे एक पार्टी में चलने के लिए बोलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने पार्टी करने के लिए एक अच्छी सी जगह को रिजर्व किया था, पर शियो देखती है कि वहाँ पर उसके बुलाए हुए कोई भी इंसान नहीं आया। तो शाओजो उसे बताता है कि मैंने उन लोगों को बुलाया ही नहीं। शियो से कहती है कि मैंने ये सब चिनियन का मूड ठीक करने के लिए किया है। इसके बाद हम चिनियन को देखते हैं, जो कि इसी जगह पर आ रही थी। तभी उसे रास्ते में कोई लड़का मिल जाता है, जो कि चिनियन का हाई स्कूल सीनियर था। इस पर्सन का नाम जिनशी है और यहाँ में एक फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जिनशी ने चिनियन को हाई स्कूल में प्रपोज किया था, लेकिन चिनियन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिनशी चिनियन का हाथ पकड़कर बहुत जोरों से भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ लड़कियां पड़ी हुई थी, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस सिंगर था। इसी बीच शियो को भी पता चलता है कि जिनशी उसी जगह पर आया हुआ है, इसीलिए वो भी उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ वो चिनियन और उसे साथ में भागता हुआ देखती है। शियो अब उसे देखकर काफी एक्साइटेड और खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही बड़ी वाली फैन थी। जिनशी अब इन दोनों को अपने वीआईपी रूम में साथ में पार्टी करने के लिए बुलाता है, जिस पर चिनियन तो मना करने ही वाली थी, लेकिन शियो हाँ बोल देती है और फिर दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। वहीं हम सीकी को भी अपने ऑफिस की पार्टी में देखते हैं, जहाँ सभी लोग खा पी कर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो तो सिर्फ लूशिंग वू को ही देखे जा रहा था। तभी उसके पीछे बैठे हुए कुछ लड़के लूशिंग वू के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जो सुनकर सीकी को गुस्सा आ जाता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। ये देखकर कुछ लड़के आकर सीकी को उनसे अलग करते हैं और लूशिंग वू उसके पास आकर उनसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। सीकी बोलता है कि मुझे इससे प्रॉब्लम है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, और सीकी को उसके लिए इतना केयर करता हुआ देखकर लूशिंग को काफी अच्छा लगता है। दूसरी ओर प्राइवेट पार्टी में शियो जिनशी की फोटो लेकर शाओजो को भेज देती है। इसी बीच चिनियन अपनी कॉमिक पढ़कर सिर्फ प्रोफेसर जी को याद किए जा रही थी। तभी जिनशी आकर शियो को चिनियन और अपनी हाई स्कूल की बातें बताने लगता है और कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में आने ही वाले थे, लेकिन चिनियन उसे चुप करा देती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जिनशी को सिर्फ चिनियन के बारे में बातें करता हुआ देखकर वो दूसरे टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने लगती है, जहाँ कुछ लड़के आकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं जिनशी चिनियन से दोबारा से चांस मांग रहा होता है, पर चिनियन उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है, जिसको सुनने के बाद जिनशी उससे पूछता है तो क्या प्रोफेसर जी तुम्हें चीट कर रहे हैं, लेकिन चिनियन बोलती है कि पता नहीं है और मैं अब भी ये बिलीव करना चाहती हूँ कि वो मुझे सच में प्यार करते हैं। तो जिनशी बोलता है कि ठीक है, मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ, जिसमें अगर तुम जीती तो प्रोफेसर जी तुम्हें लाइक करता है, लेकिन अगर नहीं तो वो तुम्हें चीट कर रहा है। वहीं हम सीकी को देखते हैं, जो कि एक रूम में जाकर बलून की हवा अपने मुंह में भरता है, जिससे उसकी आवाज़ बहुत ही फनी हो जाती है और वो बोलने लगता है कि लूशिंग वो एक बहुत ही बुरी लड़की है। तभी वहाँ पर लूशिंग वो आ जाती है, जो उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब आज तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो क्या तुम्हारा ऑफर अभी तक वैलिड है? पर क्योंकि सीकी की आवाज़ बहुत ही खराब थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए लूशिंग वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसे रोककर बोल देता है कि हाँ हम दोनों डेट कर सकते हैं, जिसकी ऐसी आवाज़ सुनकर लूशिंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो सीकी अपने मुंह में बलून की हवा भरता है
और लूशिंग वो को किस कर देता है, जिससे उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा फनी हो जाती है, जो देखकर सीकी अब उस पर बहुत हंसता है। वहीं हम चिनियन को देखते हैं जो कि कॉइन का रिजल्ट देखने के लिए जिनशी के पीछे पीछे भाग रही होती है और वो उसे बाहर ले आता है, पर वो उसे रिजल्ट दिखाए बिना ही उस कॉइन को दूर फेंक देता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे चूज करो। जो सुनकर चिनियन जाने लगती है तो जिनशी उसे रोकता है और बोलता है कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं। वैसे मुझे पता है कि उस कॉइन का रिजल्ट क्या था, तो अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पर चिनियन उसे उसका हाथ छोड़ने के लिए बोलती है और बोलती है कि एक कॉइन मेरे और प्रोफेसर जी का रिलेशनशिप डिसाइड नहीं कर सकता। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है, पर जिनशी फिर से उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं एक आइडल हूँ, बहुत सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एकदम पागल हैं, तो तुम भला क्यों मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? दूसरी तरफ हम शाओजी को देखते हैं जो कि शिव के लिए काफी परेशान हो रहा था क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए वो उसे हर रूम में ढूंढने लगता है, जहाँ वो उसे एक रूम के अंदर मिल जाती है जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। यहाँ शिव उसे बता देती है कि उसने इतनी ड्रिंक किस लिए की है, क्योंकि जिनशी के फ्रेंड्स ने उसे उसकी सारी असलियत बता दी है कि वो कैसा इंसान है, इसलिए अब वो ये सब आइडल वगैरह का चक्कर छोड़कर अपने काम पर फोकस करेगी। वहीं चिनियन और जिनशी एक दूसरे से अपनी वीचैट आईडी शेयर करते हैं और वो उसे प्रोफेसर जी को टेस्ट करने के लिए उसके कान में कुछ ट्रिक बताता है। फिर वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो इसके बदले में भी मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए। ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाता है और यहाँ जब चिनियन उससे कुछ बोलने ही वाली थी तभी कोई अचानक से वहाँ पर आकर उसे ले जाता है और जब जिनशी पीछे मुड़ता है तो चिनियन वहाँ पर नहीं थी। इसी बीच शिव को भी याद आता है कि चिनियन को जिनशी लेकर गया है, तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन शाओजू उसे रोक देता है और कहता है कि उसे बचाने के लिए कोई पर्सन आ चुका है जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शाओजू ने प्रोफेसर जी को कॉल करके चिनियन के बारे में सब कुछ बता दिया था कि वो उसके बारे में क्या सोच रही है। प्रेजेंट में शिव बोलती है कि मेरा भाई तो अमेरिका में है, तो फिर वो उसे बचाने के लिए कैसे आएगा? तो शाओजू उसे कहता है कि वो वापस भी तो आ सकता है। और यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि प्रोफेसर जी तो पहले ही अमेरिका से वापस आ चुके हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं गए थे क्योंकि प्रोफेसर जी सच में चिनियन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और जब वो उसके साथ होते थे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। पर वो अपनी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए चिनियन से थोड़े दिन दूर रहे थे। ये सब बताकर शाओजू अब शिव को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं हम चिनियन को देखते हैं जो कि प्रोफेसर जी के साथ थी और वो उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए? आप तो अमेरिका में किसी सुंदर लड़की के साथ थे ना? प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि मैं वहाँ पर किसी लड़की के साथ था? तो चिनियन कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना था। तभी चिनियन को जिनशी का कॉल आता है। अब इससे पहले कि वो उससे बात कर पाती प्रोफेसर जी चिनियन को किस कर देते हैं और उसका कॉल कट कर देते हैं। चिनियन बोलती है कि तुम्हें भी तो किसी लड़की ने कॉल किया था, तो क्या मुझे कोई लड़का कॉल नहीं कर सकता? प्रोफेसर जी बोलते हैं कि लो तुम भी उससे बात कर लो और कॉल लगा देते हैं। फोन उठाते ही वो लड़की बोलती है कि हानी तुम घर पहुंच गए ना? पर जैसे ही उसे पीछे से चिनियन की आवाज आती है तो पूछती है कि बेबी तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? जो सुनकर चिनियन को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम होती कौन हो, प्रोफेसर जी को बेबी या हनी कहने वाली? वो लड़की बोलती है कि मैं तो इसे बचपन से बेबी और हनी कहकर बुलाती हूँ। जो सुनकर चिनियन प्रोफेसर जी से बोलती है अच्छा तो ये तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। पर तभी वो लड़की बोल देती है कि बेटा क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जो सुनकर चिनियन एकदम शॉक रह जाती है और हम लोग समझ पाते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर जी की मॉम है। प्रोफेसर जी अपनी मॉम को बोलते हैं कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये बहुत ही भोली है, तो आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए और जब आप चाइना वापस आएंगी तो मैं आपको इसे जरूर मिलवाऊंगा। चिनियन अब हंसते हुए प्रोफेसर जी से बोलती है कि अच्छा तो अमेरिका में तुम अपनी मॉम के साथ थे? तो प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुमने क्या सोचा था? चिनियन बताती है कि शाओजू ने तो मुझे कहा था कि शायद तुम किसी लड़की को सीक्रेटली डेट कर रहे हो। तभी प्रोफेसर जी उसे शाओजू का मैसेज दिखाते हैं जिसमें उसने चिनियन और जिनशी की फोटो भेजी हुई थी और कहा था कि चिनियन का एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ चुका है, इसलिए अगर तुम्हें उसे खोना नहीं चाहते तो जल्दी से वापस आ जाओ। और हम समझ पाते हैं कि ये सब शाओजू ने इन दोनों को मिलवाने के लिए किया था। जिसके बाद प्रोफेसर जी काफी देर तक ड्राइव करने के बाद चिनियन को एक जगह पर लेकर जाते हैं। तो चिनियन उनसे पूछती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर जी बोलते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों आई हो? चिनियन बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, पर अगर आप चाहो तो किसी को भी डेट कर सकते हो क्योंकि आप हो ही इतने हैंडसम। प्रोफेसर जी अब उसे बताते हैं कि मुझे ये तो पता था कि तुमने मेरे ऑफिस में आकर छानबीन की है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी इमेजिनेशन लेवल इतनी ज्यादा है कि तुम ये सोच लोगे कि मैं तुम्हारे फादर की हेल्प के लिए तुम्हें डेट कर रहा हूँ।
हाँ, मैंने उनसे हेल्प जरूर मांगी थी, लेकिन इस सब का हमारे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। जीनियन बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो जब मैंने आपको अमेरिका में कॉल्स किए थे तो आपने फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा था? प्रोफेसर जी कहते हैं कि इसका जवाब मैं तुम्हें बिल्डिंग के अंदर जाकर दूंगा। अब ये दोनों उस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में जाते हैं तो जीनियन पूछती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर जी बताते हैं कि ये हमारा प्राइवेट स्पेस होगा और यहाँ पर हम बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करेंगे। जीनियन ये सुनकर थोड़ी सैड हो जाती है और बोलती है कि हम दोनों एक कपल है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि आप मुझे कब से लाइक करने लगे। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि तुम्हें लाइक करने का कोई स्पेसिफिक रीजन या फिर दिन नहीं है और मुझसे भी नहीं पता चला कि मैं तुम्हें कब से लाइक करने लगा। प्रोफेसर जब जीनियन की आंखें बंद करते हैं और उसे बोलते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू, जो सुनकर जीनियन प्रोफेसर जी को हक कर लेती है। फिर वो उसे बताते हैं कि तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए और मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूँ। आगे वो उसे बताते हैं कि सीकी हमेशा मुझे एक कंट्रोल फ्रीक कहा करता था और काफी टाइम बाद मुझे भी ये बात रियलाइज हो गई। तो अगर तुम मेरी लाइफ में रहोगी तो शायद मैं तुम्हारी लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करूँ। इसीलिए अब फैसला तुम्हारा है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर नहीं, और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। जीनियन बोलती है कि आपने अभी तक बहुत सारी बातें कही, लेकिन इस बात का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि आपने मेरी कॉल्स को पिक क्यों नहीं किया। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता तो मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाता, इसीलिए मैंने तुम्हारी कॉल्स पिक नहीं किए। जो सुनकर जीनियन उन्हें किस कर देती है और बोलती है कि अब आपको पता लग गया कि मेरा डिसीजन क्या है। जो सुनकर प्रोफेसर जी भी जीनियन को किस कर देते हैं। जिसके बाद हम सीकी को देखते हैं जो कि लू शिंगवू को उसके घर छोड़ने के लिए चाहता है, तो वो उसे उसके घर पर ही रुकने के लिए बोलती है, लेकिन सीकी मना कर देता है। लू शिंगवू कहती है कि अब तो हम रिलेशनशिप में भी है तो क्या प्रॉब्लम है। सीकी बोलता है कि यही प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी फैमिली के कुछ रूल्स हैं, इसलिए वो उसे फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम शाओजू को देखते हैं जो कि शिव को जब घर छोड़ने के लिए जाता है तो वो रास्ते में उसके कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है, तो वो घर पहुंचने पर भी उसे उठाता नहीं है क्योंकि वो अब बहुत ही जल्दी उसे छोड़कर जाने वाला था, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम लू शिंगवू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब सीकी उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगा था। तभी वहाँ पर शाओजू आता है जो कि उसे सीकी के खिलाफ हुई कंप्लेंट्स के बारे में बताता है, पर लू शिंगवू उसे डिफेंड करने लगती है। इसी बीच हम सीकी को देखते हैं जिसे लू शिंगवू का असिस्टेंट जिन बताता है कि लू शिंगवू कभी भी कोई कॉमिक नहीं लिखती, बल्कि दूसरे लोग उसके लिए कॉमिक लिखते हैं और वो सिर्फ उसमें फ्रंट पेज वगैरह की ड्राइंग कर देती है, पर जब वो कॉमिक पब्लिश होती है तो उसमें लू शिंगवू का नाम लिखा जाता है। सीकी बोलता है कि तुम भला ऐसे कैसे उन्हें दे सकते हो, ये तो सरासर गलत है। तो जिन उससे चैलेंज करता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो लू शिंगवू से काम करवा के दिखाओ। सीकी अब लू शिंगवू के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो उसके काम को ऑब्जर्व करना चाहता है और उसे कुछ सीखना चाहता है, इसलिए मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारे काम को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, जिसके लिए लू शिंगवू मान जाती है और उसे अपने घर बुलाती है। तो सीकी भी उसके घर आने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम शाओजुई और शियो को देखते हैं जहाँ वो उसके लिए केक लेकर आया था, जहाँ में पता चलता है कि शाओजुई शियो का बचपन से ही बहुत ज्यादा ख्याल रखता आ रहा है। जब भी शियो को उसकी जरूरत होती थी तो वो हमेशा उसके साथ ही होता था, और अब क्योंकि कुछ ही दिनों में शियो 20 साल की होने वाली थी तो वो उसे अपने करियर पर फोकस करने को कहता है। आगे हम शाओली को देखते हैं जिसके पास जिन आकर उसे बताता है कि जीनियन की कॉमिक ड्रेस फॉर द ब्यूटी की एनीमे बनने वाली है। जो सुनकर शाओली काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इससे उनको खतरा हो सकता था, इसीलिए वो उसे इंटरनेट पर उसके खिलाफ रूमर्स फैलाने के लिए बोल देता है और इस सब के बारे में लू शिंगवू को बताने से मना करता है। जिसके बाद हम लू शिंगवू को देखते हैं जो कि अपने घर पर बेसब्री से सीकी का इंतजार कर रही थी, पर जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो वो उसे साफ साफ बोल देता है कि अभी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि एक एडिटर हूँ, इसीलिए वो उसे काम करने के लिए बोलता है और उसके नेल्स भी कटवा देता है। पर लू शिंगवू काफी देर तक कुछ भी बना नहीं पाती। तब सीकी उसे बोलता है कि जब तक तुम कुछ काम कर नहीं लेती तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से दूसरे रूम में चला जाता है। जब सीकी रूम से बाहर आता है तो देखता है कि लू शिंगवू ने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया था, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। लू शिंगवू बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है, और फिर वो उसका हाथ पकड़कर ही ड्रॉ करने लगती है। जब वो काम खत्म कर लेती है तो सीकी उसकी फोटो लेकर जिन को भेज देता है और बोलता है कि लो उसने अपना काम खत्म कर लिया, पर वो उसे बताता है कि लगता है तुमने ठीक से चेक नहीं किया, इसके अंदर बीच के पेजेस खाली होंगे और लू शिंगवू ने सिर्फ इसके अंदर थोड़ी बहुत कलरिंग की है। तभी वहाँ पर लू शिंगवू आ जाती है और उसे बोलती है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो मुझे रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, और मुझे पता है कि तुम काफी देर से कंट्रोल करने का नाटक कर रहे हो। सीकी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।